गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एस्टिमेशन ऑफ एरर को, या जिसको हम कैलकुलेशन ऑफ एरर भी बोलेंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते समय जो एरर्स आते हैं उनका एस्टिमेशन कैसे किया जाता है या उनकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। अच्छा, तो टॉपिक को डिस्कस करने से पहले देखिए कुछ बेसिक बात मैं आपको बता दूं। देखिए, जब भी आप अपनी फिजिक्स लैब में जाते हैं तो आपका मेन पर्पस होता है कि आप किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करने वहां गए हैं। ठीक है, और जो भी वैल्यू आप मेजर करेंगे फिजिकल क्वांटिटी की लैब में जाके, उसको आप बोलेंगे मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना, समझ गए ना आप बात को कि जो भी वैल्यू आपने मेजर की है फिजिकल क्वांटिटी की अपनी लेबोरेटरी में, उसको हम बोल देते हैं मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, अब देखिए, जो वैल्यू आपने मेजर की है फिजिकल क्वांटिटी की, अगर उस फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू आपको पहले से ही पता है सपोज, तो आप ये समझिए फिर कि आप किसी लॉ को या किसी बात को प्रूफ करने के पर्पज से लैब में गए हैं। समझ रहे हैं ना आप बात को। देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, अगर सपोज आप किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के पर्पज से लैब में गए हैं और उस फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू आपको ऑलरेडी पहले से ही पता है, तो आप ये समझिए कि फिर आप फिजिक्स लैब में किसी बात को प्रूफ करने गए हैं या किसी लॉ को प्रूफ करने गए हैं। ठीक है, और जो डिफरेंस आएगा ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी और जो आपने मीजर्ड किया है मीजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में, उसको हम बोलेंगे एरर्स इन मीजरमेंट। ठीक है, ये जो डिफरेंस है ना, ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड मीजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को, उसको हम क्या बोल देंगे, एरर्स इन मीजरमेंट। चलिए, अच्छा, अब मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था कि जो एरर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो एरर्स होते हैं उनको हम टू पार्ट्स में कैटेगराइज कर लेते हैं। पहला होता था हमारा सिस्टमेटिक एरर और दूसरा होता था हमारा रैंडम एरर। ठीक, अब जो सिस्टमेटिक एरर होता था उनका सोर्स हमें पता होता था। हमें पता होता था कि एक्सपेरिमेंट में जो सिस्टमेटिक एरर्स आ रहे हैं उनका सोर्स क्या है, और रैंडम एरर का सोर्स हमें नहीं पता। यानी हमारे एक्सपेरिमेंट में जो भी रैंडम एरर्स हैं उनका सोर्स हमें नहीं पता होता है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, फिर उसके बाद मैंने आपको बात बताई थी कि जो सिस्टमेटिक एरर्स होता है उसके तीन सोर्स होते हैं मेनली। ठीक है, पहला सोर्स होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। यानी जब आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और आपने जो इंस्ट्रूमेंट चूज किया है उसकी डिजाइनिंग इम्परफेक्ट है, तो इम्परफेक्ट डिजाइनिंग होने की वजह से जो एरर्स आएंगे एक्सपेरिमेंट में उनको आप बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, अच्छा, दूसरा होता है कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपकी जो टेक्निक होती है एक्सपेरिमेंट करने की, अगर वो सही नहीं है तो फिर आपके एक्सपेरिमेंट में एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपकी टेक्निक इम्परफेक्ट होने की वजह से जो एक्सपेरिमेंट में एरर्स आए हैं उनको हम बोलेंगे इम्परफेक्ट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एरर्स। ठीक हो गया। अच्छा, तीसरा क्या है कि हमारी पर्सनल बाइजिंग की वजह से, यानी हमारी जो पर्सनल केयरलेसनेस है उसकी वजह से एक्सपेरिमेंट में जो एरर्स आएंगे उनको हम बोलेंगे पर्सनल एरर्स। अच्छा, अब देखिए क्या है ना, हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि हमारे मेजरमेंट्स में एरर ना हो। ठीक है, यानी एरर को हम एंड करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे मेजरमेंट में एरर आ भी रहे हैं तो हम पूरी कोशिश ये करेंगे कि हम उन एरर्स को एंड करें, और अगर हमसे एंड नहीं हो पाए तो हम कम से कम ये तो कोशिश जरूर करेंगे कि हम उन एरर्स को मिनिमाइज कर सकें। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब हमारे एक्सपेरिमेंट में जो एरर आ रहे हैं अगर वो सिस्टमेटिक एरर है तो इनको तो हम रिमूव करेंगे। देखिए, इनको हम रिमूव कर सकते हैं क्योंकि इनका सोर्स हमें पता होता है, और हमें इनका सोर्स अगर पता है और तब भी हम इन्हें रिमूव नहीं कर रहे हैं तो ये तो हमारी बेवकूफ़ी मानी जाएगी, है ना, कि हमें सोर्स भी पता था इनका और हमने तब भी इनको रिमूव नहीं किया। तो देखिए, आप एक्सपेरिमेंट में से सिस्टमेटिक एरर को कैसे रिमूव कर सकते हैं। आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए उसकी डिज़ाइनिंग परफेक्ट हो। अगर उसकी डिज़ाइनिंग परफेक्ट है जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए, तो फिर इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं आएंगे एक्सपेरिमेंट में। सेकेंड, अगर आपका प्रोसीजर है ना, एक्सपेरिमेंट करने का जो प्रोसीजर है या टेक्निक है वो बिल्कुल अगर परफेक्ट है तो फिर आपके एक्सपेरिमेंट में इम्परफेक्ट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक की वजह से एरर नहीं आएंगे।
अच्छा, तीसरा, जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो आप अगर बिल्कुल केयरफुली एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपके एक्सपेरिमेंट में पर्सनल एरर रिमूव हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम एक्सपेरिमेंट में से सिस्टमेटिक एरर्स को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, है ना। इनको हम रिमूव कर सकते हैं सारों को। क्लियर है बात? अच्छा, अब हम रैंडम एरर को रिमूव नहीं कर सकते। क्यों रिमूव नहीं कर सकते? क्योंकि इनका सोर्स हमें पता नहीं होता। ठीक है, चलिए, तो क्या कोई तरीका ऐसा नहीं है कि हम अपने एक्सपेरिमेंट में से रैंडम एरर को रिमूव कर सकें? देखिए, इनको तो हम कर ही सकते हैं ना, सिस्टमेटिक एरर को अपने एक्सपेरिमेंट में से रिमूव। पर क्या कोई तरीका ऐसा नहीं है कि हम अपने एक्सपेरिमेंट में से रैंडम एरर को रिमूव कर सकें? तो आप नहीं, नो आंसर नहीं देंगे। देखिए, नो आंसर नहीं होता साइंस में, है ना। हमें भले रैंडम एरर का सोर्स पता नहीं है, पर हम इनको रिमूव करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। नहीं तो कम से कम हम इन्हें मिनिमाइज तो कर ही सकते हैं। ठीक है, रैंडम एरर को तो आप हम ये देखेंगे कि रैंडम एरर को कैसे रिमूव करते हैं एक्सपेरिमेंट में से, है ना। तो देखिए, पहली बात तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जब आपको एरर की कैलकुलेशन करनी आती हो, है ना, कि कैसे एरर को एस्टिमेट किया जाता है, तभी तो आप उसको रिमूव भी कर पाएंगे ना। अब हमें यही पता नहीं है कि एरर को एस्टिमेट कैसे किया जाता है, तो फिर हम उसे रिमूव कैसे करेंगे? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको कोई एरर्स को अगर रिमूव करना है, और मेनली हम किस पे फोकस कर रहे हैं, रैंडम एरर पे, हम रैंडम एरर को रिमूव करना चाहते हैं। तो अगर हमें रैंडम एरर्स रिमूव करने हैं तो पहले हमें रैंडम एरर्स की कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। तो यहाँ पे जो हमने हेडिंग लिखी है, कैलकुलेशन ऑफ एरर्स, तो ये बेसिकली कैलकुलेशन ऑफ रैंडम एरर्स ही है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, है ना, क्योंकि इन एरर्स को तो हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर ही देते हैं। मेनली बात आती है इनकी। तो ध्यान रखना, रैंडम एरर को रिमूव करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रैंडम एरर की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, क्योंकि जब आपको रैंडम एरर की कैलकुलेशन करनी आएगी तभी आप उनको रिमूव कर सकते हैं अपने एक्सपेरिमेंट में से। तो इस बात को आप यहाँ पे क्लियरली समझ जाइए कि जो मैंने हेडिंग लिखी है उसमें किस एरर की कैलकुलेशन की बात हम करेंगे, रैंडम एरर के कैलकुलेशन की बात करेंगे। ध्यान रखना इस बात का सिर्फ, है ना, कि हम यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन करेंगे रैंडम एरर्स की। पर हम हेडिंग कॉमनली क्या लिखे रहते हैं या बुकों में क्या लिखी रहती है, कैलकुलेशन ऑफ एरर लिखी रहती है। तो कभी भी हम सिस्टमेटिक एरर की कैलकुलेशन नहीं करते हैं, क्योंकि इनको तो हम रिमूव कर देंगे, हम सिर्फ इनकी करते हैं। और इसलिए करते हैं ताकि अगर हमें इनकी कैलकुलेशन करनी आई तो फिर हम इनको अपने एक्सपेरिमेंट में से रिमूव कर सकें। चलिए, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए, रैंडम एरर को ना, जैसे सपोज आप कोई इलेक्ट्रिसिटी का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है, समझिए, हाँ, रैंडम एरर को समझिए। देखिए, जैसे सपोज आप इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं अपनी लैब में, अच्छा, लेबोरेटरी में ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रैक्टिकल कर रहे हैं आप। अब आप लैब में किसी फिजिकल क्वांटिटी को मीजर करने गए हैं और उसकी ट्रू वैल्यू आपको पहले से ही पता है। जिस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करने आप लैब में गए हैं उसकी सपोज ट्रू वैल्यू आपको पहले से ही पता है। अब हुआ क्या, जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो सपोज आपकी लैब में जो वोल्टेज है वो फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है, कभी ऊपर आ रही, कभी ज़्यादा वोल्टेज आ जा रही है आपकी लैब में, कभी कम वोल्टेज आ जा रही है। तो क्या है कि जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जो आप मीजर्ड करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी की मीजर्ड वैल्यू निकालेंगे, वो वैल्यू कभी ट्रू वैल्यू से ज़्यादा आएगी और कभी ट्रू वैल्यू से कम आएगी। जब आपकी मीजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज़्यादा आती है तो आप बोलते हैं पॉजिटिव एरर आया हमारे पास, ठीक है। और जब आपकी मीजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम आती है तो फिर हम बोलेंगे कि हमारे पास नेगेटिव एरर आया है। तो कभी देखिए आपके पास पॉजिटिव एरर आ जा रहा है, यानी कभी आपकी जो मीजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू से ज़्यादा आ जा रही है, वो इसलिए ज़्यादा आ जा रही है कि सपोज आपकी वोल्टेज ज़्यादा आ गई लैब में, ठीक है। अच्छा, दूसरा, कभी कभी आपकी क्या हो रही है, मीजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम हो जा रही है, और वो इसलिए हो रही है क्योंकि लैब में आपकी वोल्टेज क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। तो ये लैब में जो वोल्टेज कम ज़्यादा होने की वजह से जो एरर आ रहे हैं आपके एक्सपेरिमेंट में, उनको हम क्या बोलते हैं, रैंडम एरर्स बोलते हैं। और ये एरर कभी पॉजिटिव भी होते हैं और कभी नेगेटिव भी होते हैं। अब ये रैंडम एरर को थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिकली हमें यहाँ पे जो टॉपिक हम डील करने वाले हैं उसमें हम रैंडम एरर की कैलकुलेशन करेंगे। जो हमने हेडिंग लिखी थी ना, कैलकुलेशन ऑफ एरर, तो हम रैंडम एरर की कैलकुलेशन करेंगे, इसलिए रैंडम एरर को थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। देखिए क्या है, सपोज आप अपनी लैब में गए, फिजिक्स लैब में, और वहाँ पे आप कोई इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं,
ठीक है। अब जब भी आप लैब में जाते हैं तो आपको पता है आप किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करने वहां गए हैं, तो जो भी वैल्यू आप मेजर करेंगे फिजिकल क्वांटिटी की लैब में जाके उसको हम बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। अच्छा, अब आपको अगर उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू जिसको आप मेजर कर रहे हैं पहले से ही ऑलरेडी पता है तो हम उसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है बात? और ये जो डिफरेंस आएगा ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का, उसी को हम क्या बोलते हैं? एरर्स इन मेजरमेंट। ठीक है ना? जो आपने मेजर्ड की है वैल्यू उसमें और ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में जो डिफरेंस होगा उसी को आप अपने एक्सपेरिमेंट का एरर्स बोलेंगे। चलिए, अब सपोज क्या है ना, आप लैब में गए, इलेक्ट्रिसिटी का प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं और आप किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं। अब हुआ क्या, सपोज आपकी लैब में वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रही है, यानी कभी आपकी लैब में वोल्टेज ज़्यादा जा रही है और कभी कम आ जा रही है। अच्छा, अब क्या हुआ, जब सपोज किसी टाइम आप प्रैक्टिकल कर रहे थे और सडनली प्रैक्टिकल करते समय क्या हुआ कि वोल्टेज क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो आपकी जो मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आएगी वो अब ट्रू वैल्यू से ज़्यादा आ जाएगी। और जब ये ज़्यादा आएगी तो आप बोलेंगे देखिए कि ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, तो इसलिए हमारे एक्सपेरिमेंट में जो एरर आया है वो नेगेटिव एरर आ गया है, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी अब और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो आपके एरर क्या आएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे, है ना, नेगेटिव एरर्स। अच्छा, तो नेगेटिव एरर कब आएगा आपके इलेक्ट्रिसिटी के प्रैक्टिकल्स में, जब वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, अब सडनली सपोज आप फिर दोबारा प्रैक्टिकल कर रहे हैं और सडनली क्या हो गई, उस टाइम वोल्टेज डिक्रीज कर गई आपके लैब में, तो अब जो आप मेजर्ड करेंगे वैल्यू फिजिकल क्वांटिटी की वो ट्रू वैल्यू से कम आ जाएगी वोल्टेज कम होने की वजह से। तो जब मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कम आएगी और ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ज्यादा होगी तो हम बोलेंगे आप इस सिचुएशन में क्या है, पॉजिटिव एरर्स है। ठीक है ना? तो ये देखिए आपकी लैब में जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा है उसकी वजह से कभी आपके एक्सपेरिमेंट में नेगेटिव एरर्स भी आएंगे और कभी पॉजिटिव एरर्स भी आएंगे। अगर वोल्टेज सपोज लैब में इंक्रीज हो गई तो उसकी वजह से नेगेटिव एरर्स आ जाएंगे आपके एक्सपेरिमेंट में, और वोल्टेज अगर आपकी लैब में सपोज क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, तो उसकी वजह से आपके एक्सपेरिमेंट में पॉजिटिव एरर्स आ जाएंगे। ठीक है? तो कोई पर्टिकुलर एरर नहीं आ रहे हैं आपके एक्सपेरिमेंट में, कभी पॉजिटिव एरर आ जा रहे हैं वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से, कभी नेगेटिव एरर आ जा रहे हैं। तो ये जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा है और उसकी वजह से जो आपके एक्सपेरिमेंट में एरर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रैंडम एरर्स, है ना, ये रैंडम एरर्स बोले जाते हैं। तो रैंडम एरर दो टाइप के होते हैं, वो पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। इनके पास कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, ये बात मैं आपको लास्ट क्लास भी बता चुका था ना, कि जो रैंडम एरर्स होते हैं उनके पास कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। चलिए, तो आप देख पा रहे हैं कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कभी आपके रैंडम एरर पॉजिटिव हो जा रहे हैं और कभी क्या हो जा रहे हैं, नेगेटिव हो जा रहे हैं। तो इसीलिए आपका टीचर आपको सजेस्ट करता है कि बेटा आप जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करने लैब में जा रहे हैं तो आप एक ही एक्सपेरिमेंट को सेवरल टाइम परफॉर्म करिए। क्योंकि क्या होगा, जब आप एक ही फिजिकल क्वांटिटी की बहुत सारी वैल्यू निकालेंगे तो कभी एरर्स पॉजिटिव आएंगे, कभी क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे, और जब आप उनका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज में आपके एरर्स क्या हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे। ठीक है? क्योंकि कभी वैल्यू ज़्यादा आई, कभी वैल्यू कम आई, तो जब आप एवरेज निकालेंगे तो सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा आपका। तो इसीलिए ध्यान रखना आपको कि जो रैंडम एरर्स हैं उनको अगर आपको रिमूव करना है तो आप एक ही एक्सपेरिमेंट को सेवरल टाइम्स क्या करते हैं, रिपीट करते रहते हैं, सेवरल टाइम उसे परफॉर्म करते हैं, ताकि फिर आप उनका एवरेज निकालेंगे। जो भी वैल्यू आप निकालेंगे सेवरल टाइम, जैसे आप पहली बार निकाले तो A1 आई, दूसरी बार निकाली फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू तो A2 आई, तीसरी बार निकाली तो A3 आई, है ना। ऐसे आपने बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया, और बहुत बार एक्सपेरिमेंट करेंगे जब आप, तो अलग अलग बार अलग अलग वैल्यूज आएंगी फिजिकल क्वांटिटी की, और लास्ट में आप उनको क्या कर देंगे, उनका एवरेज निकाल देंगे। और जो एवरेज आएगा, एवरेज वैल्यू आएगी फिजिकल क्वांटिटी की, वही ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बोली जाएगी, ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बोली जाएगी। तो ये बात ध्यान रखना, है ना, कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू लैब में पहले से ही नहीं दी है तो आप क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे हम जब उस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं तो हम उस एक्सपेरिमेंट को सेवरल टाइम परफॉर्म करेंगे और बार बार उसकी अलग अलग वैल्यू निकालेंगे, है ना, अलग अलग वैल्यूज आएंगी।
और फिर हम उसका एवरेज निकाल देंगे। जो एवरेज आएगा उस फिजिकल क्वांटिटी का, वही उस फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू हम मान लेंगे। क्योंकि आपने कहावत भी सुनी होगी ना कि जो एवरेज होता है वही सच्चाई होती है। सुना है ना आपने ये बात? तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू अगर आपको पता है तो ठीक है, पहले से ही ऑलरेडी, और अगर नहीं पता है तो आप कैसे निकालते हैं? आप एवरेज के थ्रू ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को पता करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब आप सपोज रैंडम एरर्स को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं एवरेज के थ्रू, तो आप एक्सपेरिमेंट को सेवरल टाइम परफॉर्म करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना कि आपको हमेशा इवन नंबर्स के टर्म्स में ही एक्सपेरिमेंट क्या करना है, परफॉर्म करना है। जैसे आप एक्सपेरिमेंट को 6 बार रिपीट करेंगे, देखिए, ठीक है, इवन नंबर में, या तो आपने एक्सपेरिमेंट 4 बार करेंगे, या फिर 6 बार करेंगे, या फिर 8 बार करेंगे। आप इवन नंबर के टर्म्स में ही एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। क्यों? देखिए, जैसे सपोज पहली बार आपका एरर पॉजिटिव आया, दूसरी बार नेगेटिव आया, ठीक, तीसरी बार फिर पॉजिटिव आया, चौथी बार नेगेटिव आया, तो फिर ऐसे में मिनिमाइज हो जाएगा ना। इवन नंबर में वो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, क्योंकि पहली बार पॉजिटिव आया तो उसको दूसरी बार वाला क्या कर देगा, मिनिमाइज कर देगा। तीसरी बार पॉजिटिव नेगेटिव आया तो चौथी बार अगर पॉजिटिव आ गया तो उसे मिनिमाइज कर देगा। तो इसलिए ध्यान रखना कि जब भी आपको एक एक्सपेरिमेंट को सेवरल टाइम अगर परफॉर्म करने के लिए बोला जाए तो आप उसको इवन नंबर के टर्म्स में ही परफॉर्म कीजिए। ये तो अभी तक हमने जितना पढ़ा, अब हम उसका ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो ये उसी का ओवरव्यू है जो अभी तक हमने पढ़ा। तो इसको हटाइए और इसको देखिए। देखिए, बात यहाँ पे हो रही है एस्टिमेशन ऑफ रैंडम एरर की, क्योंकि सिस्टमेटिक एरर को तो हम पहले ही रिमूव करके आ चुके होते हैं, है ना। अच्छा, अभी तक हमने आपको बताया कि जब भी आप कोई मेजरमेंट करते हैं तो उसमें 2 तरीके के रैंडम एरर आपको देखने को मिलते हैं। पहला आपका होता है पॉजिटिव रैंडम एरर और दूसरा आपका होता है नेगेटिव रैंडम एरर। अच्छा, गॉस एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे और इनका कहना था कि एक मेजरमेंट में जितनी प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव रैंडम एरर की होती है उतनी ही प्रोबेबिलिटी उस मेजरमेंट में नेगेटिव रैंडम एरर की भी होती है। और इसीलिए गॉस ये मानते थे कि अगर आपको अपने मेजरमेंट में से रैंडम एरर को रिमूव करना है तो आप अपने मेजरमेंट को सेवरल टाइम्स परफॉर्म करिए या सेवरल टाइम रिपीट करिए अपने मेजरमेंट को। क्योंकि जब आप अपने मेजरमेंट को सेवरल टाइम रिपीट करते हैं तो होगा क्या, कभी आपकी मेजर्ड वैल्यू फिर ट्रू वैल्यू से कम आएगी, कभी आपकी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज़्यादा आएगी। और ऐसे में लास्ट में जब अपनी सारी मेजर्ड वैल्यूज़ का अर्थमेटिक एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो उस अर्थमेटिक एवरेज में सारे रैंडम एरर क्या हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे। और जो अर्थमेटिक एवरेज होगा इन सारी मेजर्ड वैल्यूज़ का, उसी को हम ट्रू वैल्यू ऑफ मेजरमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। ये कहना था गॉस का। चलिए देखिए, यहाँ पे वही बात लिखी गई है, गॉसियन लॉस ऑफ रैंडम एरर्स shows that the probability of occurrence of positive and negative random errors in a measurement is same. So the random errors in a measurement can be minimized by repeating the measurement of large number of times. देखिए, जैसे सपोज आप किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को करने के लिए फिजिक्स लैब में गए और सपोज पहली बार आपने उस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट किया और उसकी मेजर्ड वैल्यू आई A1, ठीक है। दूसरी बार आपने उस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट किया और उसकी मेजर्ड वैल्यू आई A2। ऐसे आपने तीसरी बार उस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट किया और उसकी मेजर्ड वैल्यू आई A3, ठीक। ऐसे आप रिपीट करते रहिए और आपने n टाइम्स मेजरमेंट किया उस फिजिकल क्वांटिटी का, तो आपके पास n मेजर्ड वैल्यूज आ जाएंगी उस फिजिकल क्वांटिटी की, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि इन मेजर्ड वैल्यूज का एवरेज, अर्थमेटिक एवरेज कैलकुलेट करिए, तो आप क्या करते हैं, आप सारी मेजर्ड वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं और अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर देते हैं। तो जो आपके पास निकल के आता है उसको आप बोलते हैं कि ये अर्थमेटिक एवरेज है सारी मेजर्ड वैल्यूज़ का। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यूज़ का जो अर्थमेटिक एवरेज होता है वही उस फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू बोली जाती है। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है ना। क्योंकि मैं बार बार आपको एक ही बात समझाता हूं कि एवरेज ही सच्चाई होती है।
तो अगर सपोज करो कि किसी फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू आपको नहीं पता है और आपको उसकी ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप क्या करेंगे, उस फिजिकल क्वांटिटी का मीजरमेंट सेवरल टाइम्स करेंगे और जो आपकी मीजर्ड वैल्यूज आएंगी उनका आप अर्थमेटिक एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे, और जो अर्थमेटिक एवरेज आएगा मीजर्ड वैल्यूज का, वही अर्थमेटिक एवरेज उस फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू बोली जाएगी। ठीक है ना। तो यही बात देखिए यहाँ पे हमने लिखी है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल मेजरमेंट्स कैन बी टेकन एज द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक बात फोकस करनी है। देखिए, अर्थमेटिक मीन ही क्यों बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, सिर्फ मीन क्यों नहीं बोल रहा हूँ। तो अगर आप पेपर में सिर्फ मीन लिखते हैं तो गलत हो जाएगा देखिए आपका, क्योंकि मीन भी जो होता है वो 3 टाइप का होता है। आपका अर्थमेटिक मीन होता है, आपका एल्जेब्रिक मीन होता है और आपका हार्मोनिक मीन होता है। तो हमें यहाँ पे कौन सा मीन लेना है, अर्थमेटिक मीन लेना है। अर्थमेटिक मीन सिंपल होता है, आप जिन वैल्यूज का अर्थमेटिक मीन लेना उन सारी वैल्यूज को ऐड कर देते हैं अपॉन नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास अर्थमेटिक मीन आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे कि यहाँ पे अर्थमेटिक मीन की बात हो रही है। चलिए अब हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट एरर को कैसे डिफाइन करते हैं, रिलेटिव एरर्स को कैसे डिफाइन करते हैं और परसेंटेज एरर को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 चलते हैं। पहला है हमारा एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो पहले हम एब्सोल्यूट एरर को डिफाइन करते हैं। देखिए, एब्सोल्यूट एरर तो क्या किया आपने, देखिए सपोज आप किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं और आपने फर्स्ट टाइम मेजरमेंट किया और आपकी मेजर्ड वैल्यू आई A1। ठीक, दूसरी बार आपने मेजरमेंट किया और आपकी मेजर्ड वैल्यू आई A2। ऐसे आपने तीसरी बार मेजरमेंट किया और मेजर्ड वैल्यू आई A3, है ना। ऐसे आप n टाइम्स रिपीट करते रहे और nवे टाइम्स आपकी जो मेजर्ड वैल्यू आई फिजिकल क्वांटिटी की वो सपोज आई AN। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई, इनको आप बोलेंगे क्या, मेजर्ड वैल्यूज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। चलिए, अब ट्रू वैल्यू क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी की, ट्रू वैल्यू होती है अर्थमेटिक मीन। होता नहीं होता, जिसको हम ऐसे भी लिख देते हैं। देखिए, ऐसे भी लिख दो, मीन वैल्यू को आप ऐसे भी लिख देते हैं। तो मीन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज इट्स ट्रू वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू होती है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि हमने जो फर्स्ट मेजरमेंट किया है वो ट्रू वैल्यू से कितना डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, मीन वैल्यू में से फर्स्ट मेजरमेंट या फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी, यानी डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर आई बात समझ में। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस होता है। अब ये कौन सा मेजरमेंट है, फर्स्ट मेजरमेंट है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। क्लियर है ना बात। अच्छा, ऐसे अगर आपको एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना है सेकंड मेजरमेंट में, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप मीन वैल्यू में से क्या माइनस कर देंगे, मेजर्ड वैल्यूज को माइनस कर देंगे, तो इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, ठीक। और ये एरर किस में आया, सेकंड मेजरमेंट में आया, इसलिए हम इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड मेजरमेंट। ठीक है ना। ऐसे आप इसमें निकाल सकते हैं कि आपने जब जो थर्ड मेजर्ड वैल्यू निकाली उसमें एरर कितना आया, तो आप मीन वैल्यू में से थर्ड मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो जो आएगा उसको आप बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड मेजरमेंट। ठीक, ऐसे आप nth वाले में करेंगे कि आप एवरेज वैल्यू में से nth मेजर्ड वैल्यूज को माइनस कर देंगे, किया ना। एवरेज वैल्यू लिया आपने और उस क्या माइनस किया आपने, उसमें से nth मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे ये एब्सोल्यूट एरर है nth मेजरमेंट का। क्लियर है ना बात। अच्छा, अब इस चीज को हम शॉर्टकट ऐसे लिखेंगे, देखिए क्योंकि ये एरर है तो एरर को हमने ऐसे लिख दिया, एरर मीन्स चेंज। ठीक है, और किस में, फर्स्ट मेजरमेंट में है, तो यहां हमने A1 लिख दिया। तो ये जो डेल्टा A1 है इसको आप बोल सकते हैं एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। ऐसी सिमिलरली, क्योंकि ये क्या है, एरर है,
तो एरर को हमने डेल्टा से लिख दिया, और किस में, सेकेंड मेजरमेंट में, तो यहाँ हम A2 लिख देते हैं। क्लियर है बात? तो ये बोला जाएगा आपका, ये डेल्टा A2 बोला जाएगा एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड मेजरमेंट। ऐसे ही आप इसको डेल्टा A3 लिख देंगे और इसको डेल्टा AN लिख देंगे। क्लियर है बात? तो आपको समझ में आ गया कि एब्सोल्यूट एरर मेजरमेंट में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आप क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू में से क्या माइनस कर देते हैं, मीजर्ड वैल्यू माइनस कर देते हैं, तो जो रिजल्ट आता आपके पास, उसी को आप एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। क्लियर है बात? तो यहाँ देखिए ये चीज़, यहाँ हमने वही लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी एंड द इंडिविजुअल मीजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। जैसे यहाँ देखिए ये, ठीक है, ये फर्स्ट मेजरमेंट था, फर्स्ट मेजरमेंट में मीजर्ड वैल्यू थी, ये सेकेंड मेजरमेंट की मीजर्ड वैल्यू थी, थर्ड मेजर्ड वैल्यू थी, और ये nth मेजर्ड वैल्यू थी। तो अगर आप फर्स्ट मेजर्ड वैल्यूज को माइनस कर देंगे ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में से, तो जो आएगा उसको आप बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू या एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। ऐसी सिमिलरली आपका क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड मेजरमेंट, ये हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड मेजरमेंट, ऐसे हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट एरर इन nth मेजरमेंट। तो एब्सोल्यूट एरर को किस तरीके से डिफाइन करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो जो भी मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस है, ट्रू वैल्यू मतलब मीन वैल्यू का, तो जो भी मेजर्ड वैल्यू और मीन वैल्यू का डिफरेंस है उसी को हम एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा एरर, और दूसरा एरर है हमारा मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर या टोटल एब्सोल्यूट एरर, दोनों बातें एक ही है ना, या इसको आप फाइनल एब्सोल्यूट एरर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी अभी आपने देखा कि एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलता है, तो जैसे ये लिख दिया मैंने, देखिए इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, ये हो गया आपका एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड मेजरमेंट, ये हो गया आपका एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड मेजरमेंट, और ये हो गया आपका एब्सोल्यूट एरर इन nth मेजरमेंट। ऐसी तो लिखते हैं आप एब्सोल्यूट एरर, और इनकी वैल्यू कितनी होती है, वो ये होती है। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान रखिए, देखिए जो एब्सोल्यूट एरर्स होते हैं वो पॉजिटिव भी आ सकते हैं और नेगेटिव भी आ सकते हैं। पॉजिटिव कब आएंगे, देखिए जैसे सपोज क्या है कि मीन वैल्यू ज़्यादा है और मीजर्ड वैल्यू कम है, तो जो एब्सोल्यूट एरर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और अगर मीजर्ड वैल्यू ज़्यादा हो गई और मीन वैल्यू कम आई तो आपका एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव आएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी होते हैं और एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये एब्सोल्यूट एरर है हमारे पास। अब मेरे को क्या करना है कि इन एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालना है। यहाँ पे किस मीन की बात हो रही है, अर्थमेटिक मीन की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर मेरे को इन एब्सोल्यूट एरर्स का मीन निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, इन सारे एब्सोल्यूट एरर को ऐड कर देता हूँ और अपॉन नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देता हूँ। तो जो निकल के आएगा उसको हम बोलेंगे ये क्या है, मीन होगा एब्सोल्यूट एरर्स का। पर ध्यान रखिए एक बात का, है ना, कि जब आप अर्थमेटिक मीन निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर का, तो उससे पहले आप क्या करते हैं कि इन एब्सोल्यूट एरर्स को पॉजिटिव बनाते हैं इनकी मॉड वैल्यूज लेके। ये देखिए, ठीक है, इनका अर्थमेटिक एवरेज निकालने से पहले आप क्या करेंगे, इनकी मॉड वैल्यूज ले लेंगे। मॉड वैल्यूज मतलब आप इनको पॉजिटिव बना देंगे। देखिए जैसे ये होता है ना, -1 होता है, आपने देखा होगा, तो -1 का अगर मैं मॉड वैल्यू बोलूँ तो +1 होता है, यानी मॉड वैल्यू में माइनस इग्नोर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी जब आप एब्सोल्यूट एरर्स का अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो ध्यान रखना आपको पहले एब्सोल्यूट एरर्स को पॉजिटिव बना देना है उसकी मॉड वैल्यू लेके। ऐसा क्यों करते हैं, देखिए क्योंकि जब आप एब्सोल्यूट एरर्स का मीन निकालेंगे तो आप इनको ऐड करेंगे। अब सपोज एक एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव है और दूसरा एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव है, तो एक एब्सोल्यूट एरर दूसरे एब्सोल्यूट एरर को मिनिमाइज कर देगा, और जबकि हमें पता है कि एरर को मिनिमाइज नहीं कर सकते कभी भी, एक गलती दूसरी गलती को छुपा नहीं सकती कभी भी, है ना, एक गलती दूसरी गलती को हमेशा बढ़ाती है ना कि छुपाती है। तो इसलिए ध्यान रखना आपको, क्योंकि हमारे एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और जब हमें इनका एवरेज निकालना होता है तो हम इन्हें ऐड करते हैं, तो कहीं एक एब्सोल्यूट एरर दूसरे एब्सोल्यूट एरर को मिनिमाइज ना कर दे,
इसलिए हम इनकी क्या लेते हैं, मॉड वैल्यूज लेते हैं। क्लियर है ना बात। अब मॉड वैल्यूज से क्या होगा, सारे एरर्स क्या हो जाएंगे आपके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अब आप इनका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सारे एब्सोल्यूट एरर को पहले आपने पॉजिटिव कर दिया मॉड वैल्यू लेके, फिर आप उनको ऐड कर देंगे और प्लस ऐसे डॉट डॉट सो ऑन अपॉन अप नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे। तो जो आपका आएगा उसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे कि ये क्या है, एरर को देखिए हम ऐसे दिखाते हैं, ये एरर ही तो है या नहीं है, एरर। और ये एरर का क्या है, मीन है। ठीक, तो इस चीज को हम बोलेंगे ये है मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए इसका मीनिंग क्या है, एरर दिखा रहा है और इसका मीनिंग है मीन। ठीक है, तो एरर, एब्सोल्यूट एरर का जो मीन होगा वो ऐसे रिप्रेजेंट होगा। और इसको आप शॉर्ट कर चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए एरर इससे रिप्रेजेंट होगा और मीन को हम ऐसे लिखते हैं। तो जब भी ऐसा लिखा होगा तो आप समझ जाइए इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर की बात कर रहा हूँ। चलिए, तो अब अगर हम आगे बात करें, देखिए कि जो फिजिकल क्वांटिटी होगी है ना, जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम ए बोल रहे हैं यहाँ पे, ये एक फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, तो अब जो फिजिकल क्वांटिटी होगी उसको आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, देखिए ये फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू है। ट्रू मतलब मीन वैल्यू। मीन वैल्यू को हम ऐसे लिखते हैं ना, या तो ऐसे लिखते हैं आप मीन वैल्यू को, या आप ऐसे लिखते हैं मीन वैल्यू को, ए मीन करके। ठीक, तो ये फिजिकल क्वांटिटी की क्या बोली जाती है, ट्रू वैल्यू बोली जाती है। ठीक, तो इतना आपने कर दिया। तो आप फिजिकल क्वांटिटी को कैसे दिखाते हैं, देखिए ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी और प्लस माइनस मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है बात, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। देखिए ये ट्रू वैल्यू है और इसमें इतना एरर किया आपने। अब एरर प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, तो ये बना दिया हमने। ठीक, तो इस चीज़ को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। देखिए ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, ये क्या चीज़ है, ट्रू वैल्यू। ट्रू मतलब एवरेज वैल्यू, ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। और ये क्या है, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन द फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है ना बात। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी प्लस माइनस मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ये तरीका स्टैंडर्ड है, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है और प्लस उसमें कितना एरर आया है। ठीक है ना, ये बताता है एरर, ये टोटल एरर बताता है। ठीक, ये तो आपने जो अभी तक निकाल लेते ना, ये देखिए ये तो आप इंडिविजुअल एरर निकाल लेते हैं, एब्सोल्यूट एरर निकाल लेते हैं। एक्चुअली जो टोटल एरर आया वो ये है, टोटल एरर ये है। तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखेंगे, उसकी ट्रू वैल्यू और प्लस माइनस उसमें जितना एरर है। और ये प्लस माइनस हमने इसलिए लिखा है क्योंकि एरर प्लस भी होते हैं और माइनस भी होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, तो यहाँ से हम एक चीज़ बोल सकते हैं, देखिए कि जो फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू आएगी वो इससे बड़ी होगी। देखिए ए एवरेज माइनस मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर से, और किससे कम होगी, या किसके इक्वल हो सकती है, मीन वैल्यू प्लस मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर से। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है कि फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच में लाई करेगी। चलिए, तो इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अच्छा, अब बात करते हैं हम थर्ड एरर की, है ना। और थर्ड एरर हमारा, इसको सेकंड लिख लेता हूँ मैं, थर्ड एरर हमारा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, ठीक है। अच्छा देखिए, इसका नेम से पता चल रहा है रिलेटिव। रिलेटिव मतलब कंपैरिजन होता है आपका, ठीक है। तो देखिए जो आपका क्या आया था, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, क्या आया था जो आपका मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, अगर आप उसको ट्रू वैल्यू यानी मीन वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो आपका जो आएगा उसको आप क्या बोलेंगे, रिलेटिव एरर बोलेंगे। और रिलेटिव एरर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए इसको आप रिलेटिव एरर बोलेंगे, रिलेटिव एरर। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ द मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ अ मेजर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। ये देखिए ट्रू वैल्यू मतलब मीन वैल्यू, और ये क्या है, ये आपका मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। तो अगर मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर को आप
मीन वैल्यू से या ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास रिलेटिव एरर आ जाता है। ठीक है, और इसी रिलेटिव एरर को अगर आप परसेंटेज फॉर्म में लिख देते हैं तो फिर इसको आप परसेंटेज एरर बोलते हैं। तो यहाँ पे चौथे टाइप को भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। क्या है देखिए, आपको रिलेटिव एरर एक्सप्रेस इन परसेंटेज फॉर्म इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। जैसे हमें परसेंटेज एरर डिफाइन करना है तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, देखिए आपका ये जो रिलेटिव एरर है ना, ये जो रिलेटिव एरर आपका, ठीक है, इसको बस आप क्या कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए परसेंटेज एरर का फॉर्मूला ही हो जाएगा। क्लियर है ना बात? चलिए, तो इसी को अगर आपको नोट्स फॉर्म में तैयार करना है तो देखिए मैंने ये लिखी हुई बात है ना, ये यहाँ से आप नोट्स बना लेंगे इसके। ठीक है, कि मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, मीन या टोटल एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, उसके बाद रिलेटिव एरर्स क्या चीज़ होती है, ठीक है, और परसेंटेज एरर क्या होता है। तो ये सारे एरर्स को आप मेंशन कर लेंगे अपनी कॉपी में। तो आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी, है ना। चलिए, अब इन टॉपिक से रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं ताकि ये टॉपिक्स हमारे क्लियर हो जाएं। तो ये देखिए न्यूमेरिकल हमारा ये है। क्वेश्चन क्या दिया है देखो, हाँ, द लेंथ ऑफ अ रॉड इज मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट वाज फाउंड टू बी 2.48 मीटर, 2.46 मीटर, 2.49 मीटर, 2.50 मीटर एंड 2.48 मीटर। यानी एक रॉड की लेंथ कैलकुलेट करी 5 बार एक्सपेरिमेंट करके, और पहली बार लेंथ ये आई, दूसरी बार ये आई मेजर करके, तीसरी ये आई, चौथी आई और पांचवी आई। तो इसको बोल देंगे हम फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, सेकंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, थर्ड मेजर्ड वैल्यू, फोर्थ मेजर्ड वैल्यू एंड फिफ्थ मेजर्ड वैल्यू ऑफ द एक्सपेरिमेंट। क्लियर है बात? अच्छा, अब कह रहा था फाइंड द एवरेज लेंथ। ठीक है, आपको इसकी एवरेज लेंथ निकालनी है रॉड की। अच्छा, रॉड की जो एवरेज लेंथ आएगी उसको हम ट्रू लेंथ ऑफ द रॉड भी बोल सकते हैं। क्लियर है बात? अच्छा, और क्या कैलकुलेट करना आपको, द एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। तो आपको हर एक ऑब्जर्वेशन यानी हर एक एक्सपेरिमेंट में एब्सोल्यूट एरर कितना है वो भी कैलकुलेट करना है, एंड द परसेंटेज एरर, और आपको परसेंटेज एरर भी कैलकुलेट करना है। चलिए, तो भाई ये पहले पार्ट को करते हैं हम एवरेज लेंथ। एवरेज लेंथ को जो हम ट्रू लेंथ भी बोलते हैं उसको हम कैसे निकालते हैं, देखिए हम जितनी भी मीजर्ड वैल्यूज हैं उनका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। जो अर्थमेटिक मीन आएगा सारी मीजर्ड वैल्यूज का, उसी को हम ट्रू लेंथ या एवरेज लेंथ ऑफ द रॉड बोल देंगे। तो देखिए हमने अर्थमेटिक मीन निकाल दिया, सबको ऐड कर देंगे जितनी भी मीजर्ड वैल्यू है और नंबर ऑफ टर्न से डिवाइड कर देंगे, तो जो आएगा वो एवरेज लेंथ या ट्रू लेंथ बोला जाएगा। और एवरेज लेंथ को हम ऐसे लिखते हैं, देखिए एल के ऊपर बार। अभी बताया था ना मैंने आपको, ये देखिए यहाँ पे हमने बात करी थी, है ना, एवरेज ऐसे लिखते हैं, देखिए तो बार। तो ये कर दिया हमने। चलिए, तो ये वैल्यू आई तुम्हारी, अगर आप इनका एवरेज निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2.48 मीटर। और आप डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट तक राउंड ऑफ करेंगे क्योंकि आपके पास सारे ऑब्जर्वेशन क्या हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक हैं। तो इसलिए जो फाइनल आंसर यहाँ पे आएगा वो डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक नहीं होना चाहिए, आपको उसको 2 ही डिजिट में राउंड ऑफ करना है। ठीक है, अभी राउंड ऑफ कैसे करते हैं वो रूल मैं आपको बाद में बता दूंगा वैसे। अच्छा, अब क्या कैलकुलेट करना हमें, सेकेंड पार्ट। ये तो हमने एवरेज लेंथ निकाल दी रॉड की, उसके बाद हमें सेकेंड चीज कैलकुलेट करनी, द एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट या इन ईच ऑब्जर्वेशन। तो देखिए एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, है ना, ऐसे निकालते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हुआ था उसकी मीजर्ड वैल्यू ये थी, तो अगर फर्स्ट मेजरमेंट की मीजर्ड वैल्यू को मैं एवरेज वैल्यू में से माइनस कर दूं तो मेरे को मिल जाएगा एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, मिल जाएगा ना। देखिए क्या किया हमने, फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू को एवरेज वैल्यू में से माइनस कर दिया, तो क्या आया हमारे पास जो आएगा वो बोला जाएगा एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। ठीक, तो ऐसे निकाल दिया। ये देखिए अब ये वैल्यू आपको पता है 2.48 थी, L1 की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे ये है, तो ये आ गया आंसर। यानी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो था आपका या फर्स्ट मेजरमेंट था उसमें एब्सोल्यूट एरर 0 है। ठीक है, ऐसी आपको हर एक में निकालना है। ठीक है, तो अब हम सेकेंड मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर को कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेकेंड मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर देंगे एवरेज वैल्यू में से, तो हमारे पास जो आएगा वो होगा एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड मेजरमेंट। और एब्सोल्यूट एरर को हम ऐसे लिखते हैं, देखिए ये अभी बताया था मैंने आपको, लिखते हैं ना, देखिए एब्सोल्यूट एरर को
तो ये एब्सोल्यूट एरर लिख दिया हमने। तो ये थी मीन वैल्यू, ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी, और ये थी सेकेंड मीजर्ड वैल्यू, तो ये किया हमने, तो ये आ गया आपका। ठीक, ऐसे थर्ड में निकाला हमने, तो इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड मेजरमेंट। तो ये वैल्यू नेगेटिव में आ गई, देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मीजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज़्यादा हो गई, हुई नहीं हुई। तो जो एब्सोल्यूट एरर है थर्ड मेजरमेंट का वो नेगेटिव आ गया। ऐसे फोर्थ ऑब्जर्वेशन या फोर्थ मेजरमेंट का जो एब्सोल्यूट एरर है वो भी नेगेटिव आ रहा है, देखिए। और ऐसे आप फिफ्थ का निकालेंगे तो फिफ्थ मेजरमेंट का जो एब्सोल्यूट एरर है वो अगेन जीरो आ रहा है आपका। तो ये आपने निकाल दिया एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। क्लियर है बात? अच्छा, अब हमें निकालना है क्या, थर्ड चीज़ हमें निकालनी है परसेंटेज एरर। तो अभी अभी आपको मैंने बताया था कि जो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला, देखिए परसेंटेज एरर का फॉर्मूला ये है आपके पास, देख रहे हैं ना आप, क्या है, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू इनटू 100। ठीक, तो पहले आपको मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर नहीं निकालेंगे तब तक आप परसेंटेज एरर नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो इसलिए आपको मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा पहले। भले इस क्वेश्चन में मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर नहीं पूछा है, बट इसमें परसेंटेज एरर पूछा है। तो परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर चाहिए होता है, तभी हम परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए अब हमें पहले मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा। तो मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, अभी अभी मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ, है ना। मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर निकालने का फॉर्मूला ये है कि जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स आए हैं आपके पास, पहले आप उनको पॉजिटिव करिए मॉड वैल्यू लेके, और फिर उनका अर्थमेटिक मीन निकाल दीजिए। देखिए, तो जो आएगा उसी को आप क्या बोलेंगे, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो देखिए ये आई आपके पास, ठीक है, ये एब्सोल्यूट एरर आए। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इन एब्सोल्यूट एरर की मॉड वैल्यूज लेके इनको पॉजिटिव बना देंगे। ये देखिए मॉड वैल्यूज ले लिया आपने इनकी, अब ये सब पॉजिटिव हो जाएंगे मॉड वैल्यूज लेके। और फिर इनकी मॉड वैल्यूज लेके पहले इन्हें पॉजिटिव बनाना है, ध्यान रखना। और क्यों बनाना है मैं वो लॉजिक आपको बता चुका हूँ अभी। तो आपने इनकी मॉड वैल्यूज लेके, जितने भी एब्सोल्यूट एरर आए उनकी मॉड वैल्यूज लेके पहले उन्हें पॉजिटिव बना दिया, और फिर उनका अर्थमेटिक मीन निकाल दिया। कैसे निकालते हैं अर्थमेटिक मीन, सारे एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड करिए और अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जितने भी एब्सोल्यूट एरर थे वो कुछ नेगेटिव भी आ रहे थे, पर जब हम उनका एवरेज निकालेंगे तो हम उनकी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को कंसीडर करेंगे, यानी उनके सिर्फ मॉड वैल्यूज को हम कंसीडर करेंगे बस। ठीक है ना, तो ये सबको ऐड किया तो ये आ गया आपके पास। ठीक, तो एब्सोल्यूट मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर जो आया आपका वो इतना आ गया आपके पास। क्लियर है बात? अच्छा, अब जो करेक्ट लेंथ है उसको आप कैसे लिखेंगे, कि जो रॉड की करेक्ट लेंथ आई वो कितनी आई, जो आपकी मीन वैल्यू आई रॉड की, ये जिसको आप एवरेज लेंथ ऑफ रॉड बोलते हैं, और उसमें आप प्लस माइनस कर देते हैं, क्योंकि जो एरर होते हैं वो प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। प्लस माइनस कर देंगे मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर को। ठीक है, तो अगर आप मीन लेंथ ऑफ रॉड में प्लस या माइनस कर देंगे किसको, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर को, तो आपके पास करेक्ट लेंथ आ जाएगी। ठीक है, मीजरमेंट से इतना आया ना, मीजरमेंट से इतना एरर आया, देखिए टोटल एरर यही होता है ना। अगर हमें टोटल एरर बोलना है तो टोटल एरर रियल में कौन होता है, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। तभी तो मैंने इसको अभी अभी क्या बोला था, टोटल एब्सोल्यूट एरर भी बोल दिया था। ठीक, तो करेक्ट लेंथ को हम ऐसे लिखते हैं, ये देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना। अगर करेक्ट फिजिकल क्वांटिटी आपको लिखनी है, इसको यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ मैं, देखिए करेक्ट फिजिकल क्वांटिटी। तो करेक्ट फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं, ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी प्लस माइनस। प्लस माइनस क्यों यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि एरर प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं। एंड मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ये तो फिजिकल क्वांटिटी, करेक्ट फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका ये होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब आप यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए जैसे ये वैल्यू कितनी आई है आपके पास, 2.48 प्लस मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर कितना आया, 0.01 मीटर। तो आपका हो गया 2.49 मीटर। ये करेक्ट लेंथ है रॉड की। क्लियर है बात? अच्छा, अब हमें निकालना है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन
वैल्यू या ट्रू वैल्यू और इनटू 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए उसे 100 कर देते हैं। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो इसको क्या बोलते हैं आप, रिलेटिव एरर बोलते हैं ना, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप तो परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर कितना है आपके पास, 0.01, ठीक, और मीन लेंथ कितनी है, मीन लेंथ या ट्रू लेंथ, वो है 2.48, और इसको 100 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा आपके पास 0.40%। तो यानी जो परसेंटेज एरर था इस मेजरमेंट में वो कितना आया, 0.40% आया। तो इस बात को आपको ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आएगा। देखिए ये वाला फॉर्मूला ना, जब भी आप फिजिक्स का कोई प्रैक्टिकल करते हैं लैब में जाके, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, परसेंटेज एरर। ये हमेशा हर एक एक्सपेरिमेंट जो आप फिजिक्स लैब में करते हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट मेजरमेंट से रिलेटेड हो, और फिजिक्स में 95% प्रैक्टिकल मेजरमेंट से रिलेटेड होते हैं, है ना, तो आप सारे एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, परसेंटेज एरर कैलकुलेट करते हैं कि जो एरर आया आपके एक्सपेरिमेंट में वो कितना परसेंट आया है। तो इस बच्चे ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया है उसमें सिर्फ 0.40% का एरर आया है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी इस एग्जाम्पल से, है ना, कि एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, और रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू।